Okay, so Ravi, let's proceed ahead with your mock of NPCIL, and I want very brief introduction from your side. I am Ravi Kumar Shah. I have done my schooling from Bihar State Board, and I have done engineering from Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana. That comes under the Punjab Technical University in 2000 in branch of engineering. In 2019, I gave the GATE, but my GATE score was not good. In 2020, I gave the GATE, and with that, I got a GATE score 757. And with this GATE score, I am appearing for the NPCIL interview, as well as currently I am preparing for the other competitive examination. So when did you graduate, Ravi? In 2019, sir. 19, और उसके बाद से आप तैयारी कर रहे हैं? Yes, sir. Okay, so what was your BTech final year project? Sir, it was a LPG refrigeration, sir. LPG using LPG. Yes. उसमें क्या किया था आपने? सर बेसिकली इसमें सर मैंने LPG का यूज करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया था सर. Okay. Why LPG only? Sir, LPG because it is a very low cost, because I use in this refrigeration system we need only initial cost. So the running cost is zero for the LPG, and the other properties are it is non-toxic, odorless, and generally we use LPG for our home for cooking, as well as the many industry here like hotel industry and the oil industry, where LPG are used in abundant amount. Then there we can utilize the LPG as a refrigeration system for cooling our beverage. लेकिन आपको रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज पता है क्या उनसी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? यस सर, उसका लैटेंट हीट उसका अच्छा होना चाहिए. कितना है एलपीजी का? एलपीजी का कितना है सर, ये तो मुझे एक्यूरेट डाटा याद नहीं है, बट मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सर 30 मिनट्स में जो अपना डायमेंशन था बॉक्स का, उसके अंदर जो भी एयर थे वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो आ गया था सर. If you compare it with ammonia, then सर अमोनिया का में ड्रॉबैक ये है कि सर वो टॉक्सिक होता है, वो आई थिंक पॉइजनस इन नेचर होता है. एलपीजी नहीं है? नो सर, एलपीजी पॉइजनस तो नहीं होता, ये फ्लेमेबल होता है. फ्लेमेबल है, देन यस सर, बट वी कैन कंट्रोल इट सर. एंड अमोनिया तो बहुत जगह सर बैन भी हो चुके हैं, जो मतलब कहीं कहीं भी यूज हो रहा है मेनली अमोनिया, और जनरली घर में यूज करने के लिए अमोनिया अलाउड नहीं है अपना. ओके, इसका एलपीजी का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सर इसमें प्रोपेन होते हैं 24%, फिर ब्यूटेन होते हैं 54%, फिर आइसोब्यूटेन भी होते हैं कुछ परसेंटेज. ओके, रवि, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? सर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर SCOM and power plant, thermodynamics, and fluid mechanics, and then heat. ओके, आप किसी पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? सर पावर प्लांट की एफिशिएंसी, आई मीन होल पावर प्लांट की एफिशिएंसी वी विल कैलकुलेट बाय फाइंडिंग आउट द नेट पावर जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट and what amount of the actual fuel energy given to the power plant. Then the net power upon the actual fuel energy given to the power plant, that will the plant efficiency. पावर प्लांट कौन सी थर्मोडायनामिक साइकिल के ऊपर बेस्ड है? सर पावर प्लांट, अगर if we talk about power plant, a steam power plant, it is based on the Rankine cycle, and if we talk about the gas turbine power plant, then it will be based on the Brayton cycle. And nuclear power plant? The nuclear power plant based on the cycle, we can't there we also use it is also based on the Rankine cycle, because we utilize their steam and where we basically from nuclear energy. तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आप? सर रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी निकालते हैं अपन जो नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन है अपॉन द कितना जो अपना हीट एनर्जी ऐड किया है हमने, सब बॉयलर में हीट किया है और कितना में नेट पावर. एक पर्टिकुलर पैरामीटर बताओ ना, आप दो पैरामीटर बता रहे हो, उससे एफिशिएंसी निकलेगा कैसे? अगर वर्क ज्यादा है, हीट भी ज्यादा है, तो एफिशिएंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे आप?
आई मीन ये देखते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर हाँ। बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, अपना एफिशिएंसी बढ़ेगा। हम्म, हीट रिजेक्शन अगर वो कम रहा है तो भी मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन किसमें ज्यादा होता है? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई थिंक इट मे बी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं रवि? सर आई एम फ्रॉम बिहार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? नो सर, बिहार वी आर नो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? Okay. Sir, actual reason I don't know, but I am guessing that it's it's depend on the particular area. Like in that area, if we are removing our waste material from the nuclear power plant, then for that particular area we have available space for wasting that waste of the nuclear power plant or not. One of the reason is that, and another is it's also depends on the government policy for a particular state. Like in the many states have not allowed nuclear power states and nuclear power station. Like West Bengal has stopped the nuclear power station in Haripur, I think in 2011. Yes. Okay, now Ravi, I give you a cantilever. Yes, उस कैंटिलीवर की लेंथ है 1 मीटर और हर 10 सेंटीमीटर के बाद अल्टरनेट फोर्स लगी है 1 न्यूटन की। 10 सेंटीमीटर हर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर के बाद, ओके लेट्स से 10 सेंटीमीटर। यस सर। 10 सेंटीमीटर पे वर्टिकल फोर्स लग रही है, shear force डाउनवर्ड एंड देन फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। ओके सर, 1 न्यूटन। So let me give you diagram, something like this. You will get a diagram, right? This is the diagram of loading. Can you see this diagram? Yes sir. ऐसे फोर्स लगी है 1 न्यूटन का हर 10 सेंटीमीटर के बाद कैंटिलीवर के ऊपर। इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ। Okay. Ravi, leave it. If you can't solve it, is you are taking a lot of time. Sir, I have made the CFO diagram like this. Good. And I am finding out the net moment at the point of cantilever at where it is attached. अगर आपने एसएफडी बना ली है तो बीएमडी तो बड़ा आसान है। What is the slope of SFD? It is 0 sir. Slope of SFD क्या होती है? Slope of SFD. Slope of BMD क्या होती है? That is equal to shear force. हाँ, अब shear force तो तुम्हें पता ही है। Yes sir, yes sir. अगर shear force rectangular है तो bending moment diagram triangular होगा। Yes sir. अब जहाँ shear force 0 वहाँ slope 0 होगी bending moment की। Yes sir, yes. shear force की constant slope भी आ रही है bending moment diagram की, and Yes, 0 भी आ रही है। You need Yes, not yes. calculate anything. अगर SFD की diagram अगर पता है तो BMD Yes, के तो वैसे ही निकल जाएगी slope से। Yes yes. और the point, shear Yes, force की दो ही वैल्यूज आ रही हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, कांस्टेंट आ रही है 0 आ रही है, तो बीएमडी का वैसे बनेगा। ओके, Yes. ओवर टू यू अभी सर। Okay, sir. Okay, so Ravi, let's start now a new section. So my first question is, why should we only go for nuclear energy, even though we have lots of other sources for electricity production? So why should we go for only nuclear energy? Sir, because due to the thermal power plant, we are getting a lot of pollution here, like and like fossil fuels are I think in the upcoming years it may decrease a lot. So like koila generally it is going decreasing a lot. That's why we will need a alternating source, and the nuclear power energy pollutions producing its. I mean, I think no pollution are producing by the nuclear power plant, and it's a very high grade energy that we can say like in a very small amount of nuclear energy, nuclear fission we can generate a lot of power. These are all the reasons.
Okay, so which one is the biggest plant in India? Biggest plant. Yes, nuclear power plant. I'm not sure, sir, but Tarapur was the first, sir, I think there, and one in the Gujarat. I think this is the biggest. I think 2,000 megawatt was there. It is in Tamil Nadu. Okay, sorry, sir. No problem. Okay, so which one is the major fuel used in this nuclear power plants? Uranium 235, sir. Right Okay, so now how? we are using. So do you know how it is stored? How it is used in power plant? Yes, sir. I mean, in which form? Yes. Yeah, yes, sir. And uranium 235. I mean, first it was bombarded with some neutron. Then it start fusion reaction, and then that fusion reaction generate a lot of energy, and that energy after utilizing the energy, basically we use heat the water, and heat the water for the pressurized system, and that heated or superheated water is generally used for the production of the steam, and that steam is used for the running of the turbine, and for the boiling point water, BWR reactor, we directly use the hot heat the water, and that converted at the taking heat directly from the nuclear fusion, and that converted into a steam, and that goes to the turbine, and then again from the condenser it circulated. Okay, so what do they do for shielding a nuclear reactor? Basically, shielding and I'm not sure, but for controlling, we use a control rod where we use to control the nuclear reaction. Yes, yes, sir, obviously. Okay, I'm just talking about the construction of that nuclear reactor. That outer wall is made of the concrete only. Okay. Okay, so let's come to now metal casting part. So do you know what is investment casting? Sorry, sir, I have not revised it. I think metal investment casting we use. It is a permanent casting where we use. Sir, I am not able to say because I will revise it today, sir. I have not revised it. Okay, okay. Manufacturing process. Okay, so tell me something about what factors would you consider in mind while making a steam turbine, or you can say steam blade, turbine. or yes. What Okay. factors would you keep in mind while designing this? Steam blades, I think. Yeah, about blade and about material. Okay, sir. First factor is that I will check the what is the maximum temperature capability of that material, and that must be high, and the thermal expansion coefficient is regarding that material, and another is how is the when we come in the presence of the steam, then how is like erosion capability, how it erodes or not, that may be one of the factor. So what would happen at a higher temperature to this material? I mean, what are the various bad effects of high temperature? So thermal expansion may be there. Yes. Will be there, and another thermal expansion will be there. Yeah, so this is one of the reason that due to that thermal stress will produce. That's all, sir. I don't. So, okay. So, do you know what is creep? Creep. Yeah, Sir, creep. Yeah, creep. Creep. Yeah, creep. CRWP. Yes, sir. Creep is a continuous, permanent, gradual deformation. I think creep we generally use for in the for testing the mild steel, or and so I'm not able to correctly answer it. Okay. So let me ask a few more questions. So what would you do to improve the strength of that turbine blade? Sir, I'm not able to listen, sir.
Yeah, you would require a very high strength of your turbine, right? Yes, sir. So okay, so do you have any idea how can you achieve such a high strength in turbine blades to resist such a high temperature and loading? Yes, sir. I during the manufacturing of the turbine blade, I may go for the stain hardening and alloying. We will use a alloying element at pneumonic alloy we use generally for turbine blade. What are the limitation of strain hardening? Limitation of stain hardening. Sorry, sir, I'm not able to check. Okay, you generally tell me how do you increase the strength of a material? What are the different methods to improve the strength of a material? So, by forming process, we increase the strength of material like rolling process. That is strain hardening. Okay, And by forging also, that is one and the same thing. and by making the different alloying element by using a different alloying composition, by changing the composition of the material, we can increase the strength. Okay. That's also right. Can you think of any other methods? Yes, I think treatment is there. I think annealing. Okay, let's take it as one heat treatment. So can you now now can you recall which method do you use for turbine blades? No, I'm not able to recall. Okay, so just suppose. Okay, so let's come to next question. Just suppose I have to make a pipeline. Okay, big pipeline, and I have to. Yes, sir. I also it has to operate under a very high. Just let us take an example of a penstock. Okay, so you have to just imagine that kind of steel. So you have to it has to work at under a very high pressure. So which steel would you recommend me for this particular application? High pressure. High strength material we will use, but exact name, sir, I don't think so. Okay. Okay, let me give you now feedback. So I think you need to revise a little bit this manufacturing part and materials part. Yes, sir. Okay, so there were lots of questions actually you couldn't answer properly. I think you should revise this because there can be anybody in the panel who can ask you those questions. So those are very basic questions. Okay, there was nothing advanced in them. So थोड़ा सा इसको देख सकते हो आप फिर से revise कर सकते हो. Yes, sir, I will revise manufacturing portion, material portion, heat treatment portion today. Okay, so रवि, आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट में से क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आपने मेंशन किया तो. Yes. पूछेगा क्योंकि प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपने एलपीजी क्यों यूज किया एज अ रेफ्रिजरेंट. तो जैसे रेफ्रिजरेंट वर्ड यूज करोगे, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज कंपैरिजन करने को बोलेगा. और जब प्रोजेक्ट यू हैव डन सम प्रोजेक्ट, देन इट इज अंडरस्टूड दैट यू मस्ट हैव डन सम कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो. Yes. Which you have not done. So just compare your LPG refrigerant with other standard refrigerants, right? Like and also you should know nomenclature of the refrigerants and chemical and physical properties of refrigerant, all these properties, right? And then second part is in NPCL interview he can ask you question from anywhere. Normally what the pattern they are following is like even if they are asking you your favorite subjects, but they are asking questions from different parts, welding, casting. And there is a advantage of your PDI is like you can go for all these sort of snaps. Don't stick only to thermodynamics. So actually I have prepared only 5 subjects, sir, due to time constraint. पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, sir, I will prepare. पिछली बार ऐसे ही हुआ है. पिछली बार इनफैक्ट अब इंटरव्यूज में ऐसा हो रहा है, इसरो में भी यही हो रहा है अभी.
इंटरव्यूज में ऐसा हो रहा है कि वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर पूछ भी रहा है कौन सा है, तो अंदर बैठा हुआ प्रोडक्शन वाला, तो प्रोडक्शन वाला तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोडक्शन के, पूरा ठीक है तो आपने पढ़ा है लेकिन बेसिक बताओ टिक और मिग में डिफरेंस क्या है। अब वो आपको पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाएंगे ना आप। या एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है ये बता दो, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा इंटरव्यू। तो आप ऐसा करो कि थोड़ा सा रिवीजन मारो। जैसे रिटर्न एग्जाम के टाइम पे हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं ना, हर सब्जेक्ट पढ़ के Yes, जाते हैं, ऐसा थोड़े 5 ही सब्जेक्ट पढ़ के रिटर्न एग्जाम में जाते हैं। yes, वैसे इंटरव्यू में भी आपको इंटरव्यू का हल्का फुल्का नॉलेज तो हर किसी का होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम में तुम टिक मिग वर्क पढ़ के जाते हो, तुम्हें ये पता होता है कि वोल्टेज करेक्टरिस्टिक और करंट करेक्टरिस्टिक कैसा होता है टिक के अंदर, रिटर्न के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे भूल जाते हो। अब इंटरव्यू के टाइम पे वो पूछेगा आपसे सारी की सारी बात, तो इंटरव्यू निकालना जो है वो रिटर्न एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उतनी तो होनी चाहिए, प्लस इंटरव्यू में थोड़ा एडिशनल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि रिटर्न एग्जाम जितनी तैयारी की रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरव्यू में, रिटर्न एग्जाम तो हो गया, अब इंटरव्यू में उन्होंने हल्का फुल्का पूछना है ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं होता। वो जितना रिटर्न में रिक्वायरमेंट है उतनी तो आपको चाहिए होती है। रवि तैयार करो उसको, सो दैट यू आर आंसर द क्वेश्चंस राइट। okay, अच्छे तरीके से करो उसको, सारे के सारे स्टूडेंट्स स्नैप लो, मेंटर से स्नैप लो, और जो स्नैप पड़े हुए हैं प्रोडक्शन वगैरह के उनको सुनना भी स्टार्ट करो। okay, गॉट इट? okay. ओके रवि, थैंक यू। Thank you, sir.